नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से करीब एक साल, मतलब कल का अगर दिन गिना जाए तो हम कह सकते हैं कि एक साल हो गया, एक बरसी हो गई, जो जिस प्रकार से हमला किया गया था हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर, और अब तक ये इस साल में पूरा करीब 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पर उसके बाद भी अभी भी वो युद्ध जारी है। ना सिर्फ इतना, बल्कि एक बात यह भी है कि जो हमास यानी कि जो पैलेस्टाइन वाला जो हमला था, वहां से देखे तो अब वो बढ़ के लेबनान आ गया है, ईरान आ गया है, यमन भी इसमें शामिल हो गया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का सीधा सपोर्ट इजराइल को देखने को मिलता है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जिस प्रकार से प्रस्तावना में हमने बात किया कि अभी स्थिति ये है, एक साल बीत गया, एक साल की या एक साल का लेखा जोखा अगर कहा जाए, आप किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा एक नया एंगल देना चाहता हूँ। अब देखिए कि पिछले एक साल से ईरान में महिलाओं का आंदोलन चल रहा है बुर्के के खिलाफ, और वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कुछ महीने पहले जी कि सरकार को लगने लगा था कि यहाँ पर गृह युद्ध में सिविल वार भी हो सकता है। बिल्कुल। शायद उससे ध्यान बटाने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमास के द्वारा हमला करवाया, बाद में हिजबुल्लाह के द्वारा हमला करवाया जी, और हुती के द्वारा हमला कराया। अब स्थिति ये है कि 40-45 हज़ार लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है, और पिछले हफ्ते से ये लेबनान में भी फैल गया है, और हुती के खिलाफ इजराइल ने यमन में भी फैला दिया है। अब लोगों को इस बात का इंतजार है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इजराइल अभी करेगा, कि इजराइल हमला कब करता है ईरान पर। लोगों को इस पूरी दुनिया में बहुत लोगों को नजर बनी हुई है। हाँ, नजर बनी हुई है कि ये कब हमला करेगा, पर मुझे लगता है कि अभी इजराइल इतनी जल्दी नहीं करेगा। वो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से हमला करेगा, जैसे उसने पिछले कुछ दिनों पहले लेबनान में पेजर के मामले से बिल्कुल एक नए प्रकार से, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एकदम नए प्रकार का हमला होगा ईरान पर, ऐसा मुझे लगता है। और ये युद्ध जरूर फैलेगा। तो अभी तक ये जो युद्ध है इजराइल और शिया लोगों के बीच में मूलतः, बिल्कुल जी जी जी, इसमें या यहूदी और शिया, हाँ, मतलब यहूदियों और शियाओं के बीच में है। इसमें सुन्नी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है जी। सुन्नियों के जो आतंकवादी संगठन है जी जी जी, जैसे हमास है या हुती है, वो इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो ईरान समर्थक हिजबुल्लाह है, शिया संगठन, जी जी, ये इसमें शामिल है। अब इसमें आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सुप्रीम लीडर है हमारे ईरान के, अयतुल्ला अली खमैनी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, तो वो अरब देशों के मुसलमानों को भी अपने इस युद्ध में शामिल करना चाहते थे, लेकिन अभी तक किसी भी अरब देश से ऐसी कोई खबरें नहीं आई है कि वहाँ के जो सुन्नी मुसलमान हैं इस यहूदी वर्सेस शिया युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा। एक बात, उल्टे कुछ देशों में तो सुन्नियों ने मिठाई भी बांटी। ईरान पर जो इजराइल के हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, और अभी मुख्य हमला तो होना बाकी है, लेकिन उनको लगता है कि इजराइल ही वो संगठन देश है जो शियाओं को खत्म कर सकता है। अच्छा। इसमें इस सारे युद्ध में शियाओं और सुन्नियों का आपसी झगड़ा जो पिछले 1400 साल से चल रहा है, वो एकदम उफान पर आ गया है। तो ये इसका एक नया एंगल मुझे लगता है, और इसमें ईरान की जो भूमिका होगी अगले कुछ महीनों में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अगर अयतुल्ला खमेनी के नेतृत्व में जो वहाँ के मुल्लाओं का जो शासन है ईरान में, जी, अगर वो खत्म हो जाता है तो क्या शिया धर्म भी जीवित रहेगा? अब ऐसी संभावनाएं सामने आ रही, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही। अच्छा सर, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे करीब, मतलब कुल मिला के करीब 200 करोड़ या उसके करीब मुस्लिम आबादी होगी। अब उस आबादी में शिया सुन्नी का रेशियो कितना होगा,
और शिया सिर्फ मतलब ईरान में है या और देश में है, लेकिन पॉपुलेशन कम है, क्या है स्थिति, क्या है? मुख्य रूप से शिया ईरान में ही है। अच्छा। ईरान ही पूरी दुनिया के शिया लोगों का नेता है। एक प्रश्न ये आपने पूछा था। दूसरा ये है कि करीब 20% आबादी मुसलमानों की वो शियाओं की है। यानी अगर 200 करोड़ लोग टोटल मुस्लिम हैं तो उसमें 40 करोड़ करीब शिया है। जी हाँ। उसमें से भी 15 से 20 करोड़ लोग अकेले ईरान में रहते हैं। अच्छा, 15 से 20 करोड़। हाँ। मतलब करीब जो शिया है उसमें से आधे लोग तो सिर्फ बिल्कुल ईरान में है। शिया ही वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है, मजहब कह सकते हैं उसको। सर ऐसा क्या मामला है कि मतलब जिस शिया सुन्नी वाला जो मामला है, जिस प्रकार से खोमेनी ने यहाँ पे जो भाषण करीब 5 साल के बाद वो फिर दिखे नसरुल्लाह की डेथ के बाद, और उन्होंने कहा कि पूरे जो इस्लामिक कंट्रीज है और जो मुसलमान है वो एक हो जाए। ऐसी क्या वजह है शिया सुन्नी के बीच में जो इतना कहने के बाद भी एक नहीं हो रहे? और ये अगर एक नहीं हो रहे तो इजराइल का उससे क्या फायदा आप देखते हैं? एक नहीं होने वो पाने का एक तो बड़ा कारण ये है कि इनके धार्मिक झगड़े पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के तुरंत बाद शुरू हो गए थे, बल्कि ये कहो कि 24 घंटे के अंदर ही शुरू हो गए। अच्छा। जी हाँ। जो उनके दामाद थे या भतीजे भी थे और दामाद थे, अली उनकी शादी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा से हुई थी जी। तो उनके समर्थक ये चाहते थे कि अली को ही मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाया जाए, यानी खलीफा बनाया जाए। बिल्कुल, कैलिफेट। हाँ, खलीफा, हाँ मतलब कैलिफ। दूसरी तरफ जो उनके विरोधी लोग थे, मतलब हर समाज में एक दो पक्ष होते हैं, समर्थक होते हैं, एक विरोधी होते हैं। सही बात। तो जो विरोधी लोग थे उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के जो ससुर थे अबू बकर, उनको पहला खलीफा चुन लिया। इसकी एक लंबी कहानी है और ये करीब 70-80 साल बाद हुआ ये कि दोनों जो शिया और सुन्नी, शिया का मतलब कोई अलग धर्म नहीं होता। अच्छा। शिया का मतलब लिटरल मीनिंग होता है पार्टी। अच्छा। पार्टी जिसको हम दल कहते हैं, एक दल। तो वो मुसलमानों के अंदर एक दल बन गया। जो सुन्नी है वो सुन्नत के हिसाब से चलते हैं। सुन्नत का मतलब मोहम्मद साहब की जो ट्रेडिशन, उनकी जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से चलते हैं। जो परंपरा निभाएगा वो सुन्नी है, और जो अली या फिर जो ब्लड रिलेशन में आगे बढ़ेगा या उनका जो अलग अलग अपना दल बना लेते हैं, हाँ, वो शिया कहलाते। जी। अच्छा, तो इस प्रकार से एक बात ये है। और मुसलमानों में पूरी दुनिया में हमें लगता है कि इस्लाम एक ही संगठन है या उसमें दो बड़े दल हैं, शिया और सुन्नी। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 75 ऐसे संगठन हैं, 75 ऐसे फिरके हैं, जो अलग अलग फिरके, हाँ, जो इस्लाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत में भी हम देखते हैं कि बोरा लोगों का एक है, बोरा में भी फिर अलग अलग है, हाँ, खोजा है। और तो इस तरह से करीब 75 संगठन ऐसे हैं जो मोहम्मद साहब को अपना धर्मगुरु तो मानते हैं। अच्छा। लेकिन उनके अलावा उनके अपने धर्मगुरु भी हैं। अच्छा। तो जैसे हम बोरा कम्युनिटी, जैसे कादियानी मुस्लिम इसमें पाकिस्तान में, जी है ना। तो वो मोहम्मद साहब को अंतिम प्रोफेट नहीं मानते। अच्छा। तो उसके बाद भी ऐसे लोग भी हैं। हाँ। तो इस्लाम में भी जैसे कोई भी धर्म होता है उसमें धीरे धीरे ये संभावनाएं जागृत हो जाती है कि लोग अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। बिल्कुल, कि मोहम्मद साहब ने ये कहा था, हाँ, ये नहीं कहा था, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये जो मामला है, हाँ, अमेरिका खुलकर कह रहा है कि हम अगर ईरान ने कुछ भी या कैसे भी करके वार किया इजराइल पे तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका का ये स्टैंड क्या कहना चाहता है? और खास करके 2 दिन पहले जैसे हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी निवेदन आया था कि जहाँ पे इजराइल ने परमाणु बम बनाया है उसी को उड़ा देना चाहिए। ये स्टेटमेंट किस प्रकार से आप देखते हैं और विश्व पे उसकी क्या अहमियत है? इजराइल ने वास्तव में परमाणु बम बना लिया है, इसकी कोई जानकारी कंफर्म अभी तक नहीं है। यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुके हैं, इसकी कोई जानकारी उनके पास, लोगों के पास अब तक नहीं है। हो सकता है बना लिया हो, एक बात। दूसरा, जो आप देखिए कि जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था इराक में,
जी। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम्म। जो कि नहीं जबकि मिले, वो नहीं मिले, नहीं मिले। बिल्कुल नहीं मिले। तो वैसे ही ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं कंफर्म है, अभी तक हाँ, नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे कयास लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। पाकिस्तान के पास भी है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। वॉर हेड्स नहीं है उनके पास, मिसाइल हो सकते हैं, हाँ, मिसाइल हो सकते बम नहीं है। जो मिसाइल तो रॉकेट होता है, तो रॉकेट तो आपके घर तक पहुंच सकता है, पर उसमें बम लगा हुआ है कि हैं। नहीं, हाँ हाँ। वो चीज पाकिस्तान के पास है या ईरान के पास है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं करता। नहीं है। जी। सर एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक स्थिति थी करीब 1947 से लेकर 1990 तक, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो कोल्ड वॉर जिसे हम कहते थे। आज अगर रशिया की अगर बात करें तो वो किस साइड है या किसको मदद कर सकता है अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो? रशिया का रूस का जहाँ तक सवाल है, रूस तो स्वयं अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है पिछले लगभग 2 साल से, बिल्कुल पौने 2 साल से। तो वो ईरान को एक्टिवली सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हथियार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये एक प्रश्न है। सपोर्ट मोरली कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस में कर सकता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर सकता है, पर वास्तव में युद्ध के टाइम पे ईरान को कितना वो सपोर्ट दे सकता है, इसमें मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, भारत का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि भारत एक और अगर देखा जाए तो इजराइल काफी एक मतलब पुराना और एक विश्वसनीय दोस्त है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी भारत का काफी मतलब एक दोस्त की तरह है, क्योंकि अगर पेट्रोलियम की भी बात करें और इंटरनेशनल रिलेशंस भी अब तक बेहतर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब न्यूट्रल स्टैंड रहेगा या फिर संभावना क्या है, या फिर दोनों से सर की दूरी बनाए रखे या सर की एक तरह से नजदीकी बनाए रखे? मुझे लगता है कि मतलब एक मजाक की बात है कि भारत आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक हीरोइन की तरह है। अच्छा। जिसको सब जिसके नजदीक आना चाहते हैं, इजराइल हो, रूस हो, ईरान हो, अमेरिका हो, लेकिन मूवीज में तो हम देखते हैं कि ऐसे मतलब जैसे पिछली मूवी में काफी सारे देखे हैं, हीरोइन है वो छूने नहीं देती। और वो हीरोइन किसके गले में माला डालेगी, हाँ, ये किसी को नहीं पता है। So everyone tries for that कि हाँ हम ट्राई करें, शायद सफलता मिल जाए। सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत हमारी तरफ रहे। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जहाँ दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, रूस, चीन समेत, वो उनकी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल में खासतौर से कोविड के बाद में अच्छी नहीं रही है। जी। भारत अकेला ऐसा देश है जो पिछले 10 साल में लगातार प्रगति करता आया है और 10वें या 11वें नंबर से आज वो 3रे नंबर पर पहुंचने की तैयारी में है। तो इसलिए कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की दोस्ती नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में ही देखिए आप, जी, कनाडा ने भारत के प्रति फिर से अपना समर्थन व्यक्त किया है। जी जी जी। खालिस्तान वाले मामले पर वो ठंडा पड़ गया है। मालदीव का देखिए आप, मालदीव के राष्ट्रपति अभी दिल्ली में ही है, वो भी अपना संबंध सुधारना चाहते हैं। चीन में भी आपने देखिए डॉक्टर जयशंकर का कुछ 8-10 दिन पहले एक वक्तव्य आया था कि चीन से हमारे 75% मसले सुलझा लिए गए। तो नेचुरली चीन भी चाहता है कि कोई मसला ऐसा ना हो कि हम भारत को दुश्मन बना दें। तो भारत को दोस्त बनाना नहीं बनाना अलग बात है, लेकिन दुश्मन कोई नहीं बनाना चाहता। बिल्कुल, ये स्थिति है। सर, जिस प्रकार से ईरान ने जो हमला किया, तो हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने मतलब कड़ी निंदा ही की, और उसके बाद जब इसे यूएन हेड ने जब निंदा नहीं की तो उन्होंने वहां तक कह दिया कि हम यूएन के हेड को इजराइल में आने भी नहीं देंगे। क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशंस की समस्या ये हो गई है कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो जीतने वाले देश थे, जी, 5 देश, उनके आपसी समस्याएं सुलझाने के लिए बनाया गया और उन्हीं 5 देशों को उन्होंने वीटो पावर दिए थे। बाद में इसमें दूसरे देश जुड़ते गए। आज 197 या लगभग 200 देश इसके मेंबर्स हैं। तो आप देखिए कि उस समय जो सुपर पावर थे 1945 में, अमेरिका था, रूस था, ब्रिटेन था
और फ्रांस, फ्रांस, ये चारों सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट थे। इन बिल्कुल। सबने युद्ध किया था हिटलर के जर्मनी के खिलाफ। हम्म, पांचवा देश जो उस समय बना था वो चाइना नहीं था, अच्छा, वो ताइवान था। पांचवा देश ताइवान। हाँ, जिसके पास वीटो पावर था। बाद में 1970 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है, तब तक जब तक ये चाइना के साथ अमेरिका के संबंध नहीं सुधरे थे, तब तक ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता था उस समय, अभी भी वही कहलाता। रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ताइवान ही उसका मेंबर था, पांचवा मेंबर। क्या सर ये बात सही है कि जब मतलब जो पूंजीवादी देश हैं और उस प्रकार की जिसकी विचारधारा है वो अलग देश बनाए करके ताइवान पैदा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। ताइवान का जन्म, ताइवान भी क्या एक टापू है, आइलैंड है, आइलैंड है। वो चाइना का ही टापू था। 1935-34 की बात है ये, जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन कर रही थी, और वो जब बीजिंग में, उस समय तो उसका नाम पेकिंग था, तो कैपिटल तक आ गई, तो कैपिटल से जो चियांग काई शेक के नाम से उस समय जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लीडर थे, वो अपने समर्थकों को लेके इस टापू पे आ गए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर उन्होंने अपना एक नए देश की घोषणा कर दी। अच्छा, इस देश को उस समय के ब्रिटेन ने, अमेरिका ने समर्थन दिया, तब से अब तक समर्थन इनका चला आ रहा है। तो है वो चाइना का ही हिस्सा। अच्छा, लीगली चाइना का हिस्सा अब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए भारत के साथ ताइवान के संबंध नहीं है डिप्लोमेटिक, बहुत सारे देशों के साथ नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो मानते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है, अलग देश नहीं है ये। लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब शुरू से जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तब से हमने देखा है कि ये इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। जब 1948 में जब इजराइल था मतलब छोटा पार्ट था, पैलेस्टाइन ज्यादा था। अब उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल पे हमले होते गए, इजराइल और स्ट्रांग होता गया। तो इसमें भी क्या आप मानते हैं कि मतलब ब्रिटेन और अमेरिका का अगर साथ न होता तो शायद इजराइल इतना बचता ही नहीं? जिन लोगों को लगता है कि 1948 में इजराइल बना है, ऐसा नहीं है। इजराइल इजराइल की स्थापना करने की तैयारी 1915 से ही शुरू हो गई थी। अच्छा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो अभी दूर था, अच्छा, हिटलर का नामो निशान नहीं था, तब से ही। तो सब तब तो मतलब ये ऑटोमन एम्पायर था। हाँ, ऑटोमन एम्पायर था, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि ऑयल की खोज हो गई थी, पेट्रोलियम की, और दुनिया में पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार मिडिल ईस्ट में है। ये पश्चिमी देशों को मालूम था, ब्रिटेन को, अमेरिका को, फ्रांस को। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां मिडिल ईस्ट में आई, वो सब इन्हीं देशों की कंपनियां थी। अच्छा, ठीक है, ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश ऑयल, स्टैंडर्ड ऑयल, एसओ जिसको कहते थे, फ्रांस की मतलब वो कंपनी। चाहेगा कि इस पे हमारा कब्जा बना रहे वो, क्योंकि उस समय तक ऑटोमोबाइल सेक्टर खड़ा होना शुरू हो गया था। बिल्कुल, बूम पीरियड तो था। ऑटोमोबाइल सेक्टर तभी आगे बढ़ता है जब आपके पास पेट्रोल हो। पेट्रोल आपके पास तभी आ सकता है। इंडस्ट्रीज के लिए भी, इंडस्ट्रीज डीजल है, केरोसिन। तो वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की खोज होने, मतलब कार जिसको हम कहते हैं, उसकी खोज होने के बाद में जब पेट्रोलियम की जरूरत पड़ी, तो पश्चिमी देशों ने सोचा कि इस पेट्रोलियम के भंडार पे हमारा कब्जा होना चाहिए, और हमारा कब्जा तभी हो सकता है जब हमारा एक आदमी वहां पर हो, मतलब एक देश हमारा हो। बिल्कुल। तो उन्होंने 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से एक डिक्लेरेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया कि हम यहूदियों को मिडिल ईस्ट में उनके घर में वापस बसाएंगे। वहां से इजराइल की स्थापना शुरू हुई, और जमीन खरीदते गए यहूदी लोग। तब मिला के अगर देखा जाए तो उस टाइम कितने, जैसे हिटलर है वो लाखों यहूदियों की कत्ल करवाई, तो मतलब कितने उसके बाद यहूदी बचे थे और पूरे विश्व में कहाँ कहाँ फैले थे, और वहां से जो मतलब जेरूसलम में जो आके बसे वो कौन थे? मतलब कहाँ से, मिडल ईस्ट के खुद के थे या यूरोप से आए या कहाँ से? देखिए, पिछले जब से ईसाई धर्म शुरू हुआ उसके बाद से यहूदी, जिसको हम पैलेस्टाइन कहते थे जी, पैलेस्टाइन से पहले उसका नाम भी इजराइली था। अच्छा, फिर बाद में पैलेस्टाइन हो गया, और फिर उस जैसे सीलोन था पहले, श्रीलंका बाद में अपना श्रीलंका नाम, श्रीलंका रखा वैसा। तो पैलेस्टाइन से यहूदी 2000 साल में धीरे धीरे निकलते गए, और वहां पर मुस्लिमों का कब्जा होता गया। बिल्कुल। ये जो यहूदी थे पूरे यूरोप में, रूस, अमेरिका तो उस समय था नहीं, रूस में और यूरोप के कई हिस्सों में जाके बस गए।
धीरे धीरे इन पर वहाँ के जो ईसाई थे जी। वो ये मानते थे, यहूदियों पर पहले सबसे पहले ईसाइयों ने अत्याचार किया। अच्छा जी, वो ये मानते थे कि जो यहूदी है ये जीसस क्राइस्ट के कातिल है, अच्छा। इन्होंने ही उनको सूली पर चढ़वाया। तो ये उनकी धार्मिक मान्यता का धार्मिक झगड़े थे। तो इसके कारण वो जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थे वो पूरे यूरोप में ईसाइयों पर अत्याचार, इस पे यहूदियों पे अत्याचार करते थे। मुसलमान अत्याचार नहीं करते थे। ये मुसलमानों के जो मामले आए ये 1915 के बाद आया। बिल्कुल। तो ये बड़ी विचित्र ऐतिहासिक घटना है। तो वहां से धीरे धीरे पैलेस्टाइन से ये लोग पहले यूरोप में गए। यूरोप में करीब 1000 साल 1500 साल तक रहे अलग अलग कम्युनिटीज में। उनमें से करीब 60 लाख लोग, 6 मिलियन, हिटलर के कारण यूरोप में मारे गए। हाँ। खास तौर से पूर्वी यूरोप में, यानी जो पोलैंड है, हंगरी है, इन देशों में, पूर्वी जर्मनी साइड, पूर्वी जर्मनी वगैरह, रूस में, तो काफी लोग मारे गए। लेकिन फिर भी 40-50 लाख बच गए। अच्छा। वो लोग धीरे धीरे पैलेस्टाइन में वापस आके बसे। उन्होंने उसको फिर से अपना इजराइल नाम दे दिया। तो आज 1 करोड़ के करीब दुनिया भर में यहूदियों की संख्या है। 1 करोड़ में से करीब कितने लोग हैं जो जेरूसलम या इजराइल में हो? इजराइल में लगभग 80-85 लाख रहते हैं। अच्छा, मतलब 80% आबादी अभी हाँ, भी अभी एक ही देश। एक बात आप और इंटरेस्टिंग बताऊं कि यहूदियों की एक ट्राइब थी जी, एक आदिवासी ग्रुप था, उसको 12वीं ट्राइब कहते थे, 12th ट्राइब। वो खो गई थी। अच्छा। उसके बारे में किसी को नहीं पता था। हाँ। अभी कुछ वर्षों पहले एक रिपोर्ट आई थी, और अभी कुछ दिनों पहले फिर से आई, कि वो ट्राइब भारत के नॉर्थ ईस्ट में आके बसी है। अच्छा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, छोटे छोटे टुकड़े। अब वो लोग यूनाइट हो रहे हैं और वो लोग इजराइल से कह रहे हैं कि हमको आप मान्यता दो कि हम भी यहूदी हैं। 12th ट्राइब हम है और हम यहूदी है। दर्शकों, ऐसी कुछ मतलब बात है जो हम कह सकते हैं कि आपको गूगल में नहीं मिलेगी, तो हमारे सर से आपको जानने को मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल जी। 1 साल हुआ, 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत, और कल ही एक रिपोर्ट ये भी आई है कि अभी भी करीब 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी जमीन के अंदर डटे हुए हैं, और वो सबको या सबकी जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकालने में करीब और 3 साल का समय लग जाएगा। जी। एक बाजू हम बात करते हैं पीस की, और दूसरी बाजू वॉर चालू है, क्या कहेंगे? नहीं, युद्ध तो चालू है। और जहाँ तक हमने ये कहा कि इतनी डेड बॉडीज दबी हुई है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखिए, हमस ने जो गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी पर जो कब्जा किया था, उसमें करीब 5000 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। 5000 किलोमीटर। हाँ। दूसरा, लेबनान में हिजबुल्लाह ने करीब 1000 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी। तो इसमें कितनों में कितने शव हैं किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि अभी इनकी सफाई नहीं हुई है। बिल्कुल, अभी भी युद्ध चल रहा है, सुरंगों में भी युद्ध चल रहा है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि इनमें वास्तव में कितने शव दबे हैं। सर, 1914 जब वो ट्रेंच वॉर कहा जाता था, और 2024 किस प्रकार से देखते हैं? टेक्नोलॉजिकली वॉर किस प्रकार से चेंज आप देख रहे हैं? ये तो पूरा 100 सालों में ये तो पूरा युद्ध ही टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ा जा रहा है। पहले जो आप ट्रेंच वॉर की बात करते हैं, आपको याद होगा 1917-18 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म आई थी जी, वो भी ट्रेंच वॉर पर ही थी। तो ट्रेंच वॉर में कुछ ही था, वो एक ट्रेंच खोलते थे, यानी खाई जैसा खोदते थे, उसमें छुप के रहते थे। बिल्कुल। अभी तो ये जमीन के अंदर सुरंग बना के रहते हैं। हाँ, इतना हाईली डेवलप। अब जो लड़ाई है वो सुरंगों की लड़ाई है, तो ट्रेंच वॉर भी नहीं बची है। तो ये युद्ध का जो पूरा शेप है बदल गया है एकदम। और टेक्नोलॉजी से अब देखा कि हिजबुल्लाह के उन्होंने 30-40 फीट सीमेंटेड बंकर्स थे, बंकर्स बनाए थे जो लेबनान में, वो बंकर तोड़ के वहां पर हाँ। इजराइल ने मिसाइलें फेंकी है। तो अभी तो युद्ध के और नए नए आयाम हमें देखने को मिलेंगे जब ईरान का युद्ध शुरू होगा। अभी मेन वॉर तो शुरू हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी नजर में जो मुख्य युद्ध है वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं ना महाभारत मुख्य युद्ध था भारत में। जैसे उसके पहले छोटी मोटी लड़ाई, विराट वॉर जैसा ही आपको समझ वो अभी तक प्रॉक्सी वॉर ही चल रहा था। अच्छा, अभी मुख्य युद्ध शुरू नहीं हुआ है। और ये युद्ध जब होगा तो बहुत कयामत वाला होगा। बिल्कुल। तो
कयामत से कयामत तक मूवी तो हमने देखी है, पर जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आज भी जो 1914 से शुरू हुआ प्रथम वर्ल्ड वॉर, द्वितीय वर्ल्ड वॉर, आज अगर देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं युद्ध जारी है। चाहे वो हम बात करें यूक्रेन और रशिया की, या फिर बात करें इजराइल और अपने आसपास के देशों की। लेकिन हाँ, ये शायद हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य स्वभाव है जो शायद युद्ध के बिना भी नहीं रह सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी, दर्शकों को भी ये पसंद आई होगी और कुछ ऐसी जानकारी जो शायद उनको कहीं नहीं मिलेगी। नहीं सब मिलती है। तो दर्शकों, आपको भी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारे इस प्रकार के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कमेंट जरूर किए, और उसके अलावा आप हमें लाइक देते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।